We are quite capable of looking after the security of our own citizens. Let him worry about the security of his own. भारत सरकार को सख्त प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और रहमान मलिक को माफी मांगनी चाहिए। भारत के संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को बराबरी का हक है। हमारे अंदरूनी मामलात में उन्हें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमें इंडियन मुस्लिम्स न तुम्हारे मशवरों की जरूरत है। इससे पहले आतंकवादी सरगना हाफिज सईद ने इसी तरह की भाषा बोली और उसके बाद आतंकवादियों के रहमो करम पर चल रही पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री ने भी ठीक उसी तरह की भाषा बोली है। आज अगर शाम तक शाहरुख खान ने जवाब नहीं दिया तो ये समझ में आ जाएगा कि भारत जैसे देश के लोकतंत्र का वो लाभ उठाते हैं और अमेरिका में उनको शाहरुख को अपनी औकात पता लग जाती है। बेहतर रहेगा कि वो पाकिस्तान की चिंता करे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आजकल हम हाफिज सईद को काफी गंभीरता से लेने लगे हैं। इसी दर से हम जल्दी ही महंगाई और ट्रैफिक जाम के मसले पर पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को भी गंभीरता से लेने लगेंगे। हाफिज सईद पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर हैं और रहमान मलिक साहब स्टेट एक्टर हैं। आज जो उनका बयान है वो वाकई एक्टर वाला ही लगता है, क्योंकि दोनों भारत के एक बड़े ही मशहूर एक्टर के बारे में चिंतित पाए गए हैं। इन्होंने शाहरुख खान के प्रति जो दरियादिली दिखाई है, उसकी प्रतिक्रिया में लोग उसी तरह की बातें करने लगे हैं जिसका जिक्र शाहरुख खान ने अपने लेख में किया है। एक विदेशी पत्रिका है आउटलुक टर्निंग पॉइंट न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साझा में इस लेख को आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है, शाहरुख खान ने बहुत सावधानी और साफगोई से अपनी पहचान को समझाने की कोशिश की है, यह बताते हुए कि कैसे अलग अलग संदर्भों में उनकी लोकप्रियता और मजहब की पहचान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। शाहरुख लिखते हैं कि, और जूझ भी रहे हैं लिखते हुए, कि क्या उनके लिए मजहब की पहचान इसलिए नाजुक हो जाती है क्योंकि उनके नाम में खान जुड़ा है, जिसे कई लोग खान की जगह खान बोलते हैं, खान। शाहरुख ने कहीं नहीं लिखा है कि भारत में वे असुरक्षित हैं, वो बस अपनी पहचान को लेकर उलझन बयान कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को लगा कि शाहरुख असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शायद उनकी अंग्रेजी मुझसे अच्छी होगी, इसीलिए उन्होंने ठीक से समझते हुए भारत सरकार से मांग कर दी कि वे शाहरुख खान को सुरक्षा दे दें। अब इस बात पर राजनीतिक दल नहीं भड़कते तो और क्या करते? जब उधर से बयान आया है तो इधर से जाना भी चाहिए। बस बिना वीजा और पासपोर्ट के बयान सीमा से आर पार होने लगे। लेकिन अगर पाकिस्तान से यह बयान नहीं आता, तब हम शाहरुख खान के इस लेख को कैसे देखते? क्या हम सहमत होते उनकी बातों से? इस लेख में शाहरुख बता रहे हैं कि कैसे उनके नाम के आगे खान लगे होने से कई बार चीजें बदल जाती हैं। कहते हैं कि अगर एक खास संदर्भ में ना देखूं तो मेरे नाम का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारी कई तरह की छवियां होती हैं, इनमें से एक छवि वो है जो धर्म से बनती है। जब भी इस्लाम के नाम पर हिंसा होती है, लोग मुझे फोन करते हैं कि मैं अपनी बात रखूं, इस धारणा को खारिज करने के लिए कि मुस्लिम होने के नाते मैं भी ऐसी हिंसा की निंदा करता हूं। मेरा चुनाव अपने समुदाय की तरफ से होता है। कई बार राजनीतिक नेताओं को यह लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ जो भी गलत है वे मुझे भी उससे जोड़ देते हैं। कहा जाने लगता है कि मेरी निष्ठा पड़ोसी देश के लिए है, अपने देश के लिए नहीं। कई नेताओं ने यह भी कहा कि मैं यह देश छोड़कर अपने देश चला जाऊं। मैं तो भारतीय हूं जिसके पिता ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब आप कह सकते हैं कि सिर्फ शाहरुख खान को क्यों ऐसा लगा, बाकी खान कलाकारों को क्यों नहीं लगा? जबकि सैफ अली खान ने कहा था कि कई इलाके हैं जहां मुसलमानों को घर नहीं मिलता। मुंबई में उन्हें भी मुस्लिम बिल्डर से घर लेना पड़ा था। शबाना आजमी ने भी एक वक्त पर ऐसा ही बयान दिया था। क्या हमारी राजनीति, हमारी बातों में ऐसे पूर्वाग्रह, ऐसी धारणा, ऐसी सोच नहीं होती है? क्या शाहरुख खान अपनी पहचान के सहारे आम मुसलमानों की तकलीफ को बयान कर रहे हैं? लोगों को मुसलमानों की बस्ती यानी अंग्रेजी में घेटो नजर आती है, हिंदुओं की बस्ती घेटो नजर क्यों नहीं आती? शाहरुख खान आगे लिखते हैं कि मैंने अपने बेटे और बेटी को ऐसा नाम दिया है जो अखिल भारतीय हो और सर्वधार्मिक हो, आर्यन और सुहाना। मैं जानबूझकर अपने बच्चों को धर्म के बारे में कंफ्यूज रखता हूं। कहता हूं कि हम हिंदुस्तानी हैं, फिर इंसान भी, लेकिन इससे सही जवाब उन्हें नहीं मिलता है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मगर सच्चाई बयान होनी चाहिए। हिंसा करने वाला धर्म का ख्याल नहीं करता है। हम धर्म के नाम पर तुलना करते ही क्यों हैं, जो नितांत निजी पर्सनल होता है। जब शाहरुख खान ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाने की बात कही थी, तब शिल्पा शेट्टी
और प्रीति जिंटा ने भी ये बात कही थी, लेकिन निशाना शाहरुख को ही बनाया गया। सही ये है कि ये बातें तो बीत गई, मगर ये तल्खी किसी रूप में उस स्टार में मौजूद है जिसके प्रशंसकों में हर धर्म के लोग शामिल हैं। तो क्या इसी आधार पर खान की बात को नजरअंदाज किया जा सकता है? हमारे मानने का आधार क्या है कि अब ऐसा नहीं होता है? क्यों यह मांग उठी कि शाहरुख को रहमान मलिक की बात का जवाब देना चाहिए? ऐसा कर उन्हें क्या साबित करना है? क्या हमारे नेताओं के भी बयान रहमान मलिक के बयान की तरह हैं? भले ही वे शाहरुख खान के समर्थन में दिए गए हों, लेकिन उनका भाव क्या है? शाहरुख की पहचान की समस्या क्या एक आम मुसलमान की भी है? क्या इसे जनरल तरीके से हम सभी मुसलमानों की तकलीफ मान सकते हैं? क्या शाहरुख या आम मुसलमान आज भी उस विक्टिमहुड यानी पीड़ित ग्रंथि का शिकार है? क्यों ऐसा है? किसकी वजह से ऐसा है? या ऐसा अब वैसा नहीं है जैसा खान कह रहे हैं? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मोहम्मद अदीब साहब, निर्दलीय हैं, राज्यसभा सांसद, हिलाल अहमद सीनियर फेलो हैं CSDS के, राहुल नार्वेकर साहब हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के, आप मुंबई से, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी, प्रवक्ता। मुख्तार भाई, आपने ऐसा क्यों कहा इस बयान के संदर्भ में? मैंने काफी लंबा समय लेते हुए जो शाहरुख ने लिखा था उसका एक भाव दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश की, ताकि उन्हें पता रहे कि कहा क्या गया था और अब हम कहने क्या जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने आप सुबह के बयान में मुख्तार भाई आपने कहा था कि शाहरुख खान को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातों से बचना चाहिए, भारत के लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, और उन्हें पता होना चाहिए कि इस बात का एंटी इंडिया के लोग, एंटी इंडिया वाले जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हिदायत आप क्यों दे रहे थे, किस लिए? देखिए रवीश जी, अपने कार्यक्रमों में इससे भी ज्यादा तल्ख बातें आप करते रहे हैं। आपके यहाँ अदीब साहब बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के दर्द को लेकर के, मुसलमानों की समस्याओं को लेकर के बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ बातें वो भी करते रहे हैं। लेकिन उन बातों का स्वागत आतंकवादी सरगना हाफिज सईद ने कभी नहीं किया। उन बातों का स्वागत पाकिस्तान की सरकार ने कभी नहीं किया। अगर इस बयान का स्वागत पाकिस्तान की सरकार करे, इस बयान के बारे में सुरक्षा की चिंता पाकिस्तान की सरकार करे, और हाफिज सईद कहे कि अगर उनको हिंदुस्तान जो है वो सुरक्षित नहीं लगता तो वो पाकिस्तान आ जाए, और उन तमाम बातों के बावजूद भी शाहरुख साहब किसी तरह का उस पर स्पष्टीकरण ना दें, तो निश्चित तौर से जो एक सामाजिक समस्या है, उसमें दलितों की समस्या हो सकती है, पिछड़ों की समस्या हो सकती है, अल्पसंख्यकों की समस्या हो सकती है, वो मेरे देश की समस्या है। और मेरे देश की समस्या को हम मिल करके और मजबूती के साथ लड़ करके, मजबूती के साथ अपनी आवाज उठा करके उसको हम हासिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बिन मांगी सलाह की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान की अपने देश में अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो पाकिस्तान जो अपने देश में अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे लोग, नमाजियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उनको जो है वो दहशतगर्दों और बम से गोलियों से मारा जा रहा है। सही है। क्या आपको शाहरुख खान की बातों से इसीलिए एतराज हुआ कि उस पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दे दी, उस पर हाफिज सईद जैसे आतंकवादी ने प्रतिक्रिया दे दी, इस बात से आपको एतराज हुआ? या शाहरुख ने जो कहा है वो आपको पच नहीं रहा है, वो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता? मैं दोनों बातों के का अलग अलग जवाब चाहता हूं मुख्तार भाई। जी, देखिए शाहरुख खान ने जो कुछ कहा, देखिए पहली बात तो शाहरुख खान हिंदुस्तान के मुसलमानों के न मसीहा है ना रिप्रेजेंटेटिव है। पहली बात तो यह कि इस देश में, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा, तमाम तरह के आपके इस कार्यक्रमों में आपने तमाम देश के तमाम वर्गों की समस्याओं को उठाया है। हम उठाते रहते हैं, और हमारा ये इस देश के हमें इस बात का गर्व है कि हम इस देश में अपनी जो भी पिछड़े, कमजोर, अल्पसंख्यक तबके हैं, उनकी जो समस्या है उनका समाधान हम इस देश में रह करके करते हैं। अगर हमें कहीं दर्द है तो हम उसको बयान करते हैं। लेकिन शाहरुख खान साहब अगर इस बात को कहते हैं, कहने का उनको अधिकार है, कह सकते हैं। लेकिन हाफिज सईद जैसा आतंकवादी सरगना उनका समर्थन करता है और ये कहता है कि आप पाकिस्तान आ जाइए, आपको हम सुरक्षा देंगे, और शाहरुख खान चुप रहते हैं। मुख्तार भाई, मैं होता अगर और इस तरह का आतंकवादी, मैं ये कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम को आप जब मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा में इतनी बातें कह रहे हैं, अगर मैं भारत की किसी समस्या पे कह रहा हूं और उस पर रहमान मलिक रिएक्ट कर दें
तो आप मेरे कार्यक्रम को भी ये कहते हुए खारिज करेंगे कि हम जैसे लोगों को इस तरह के कार्यक्रम ना करने चाहिए, क्योंकि आज ये ग्लोबल दौर है, आप यहाँ कार्यक्रम करते हैं और कोई मॉस्को में बैठ के यूट्यूब पे कार्यक्रम देख रहा होगा। नहीं, मैं देखिए कार्यक्रम जो आपका रवीश जी है वो शुद्ध रूप से आतंकवाद, उसके साथ साथ जो है वो सुरक्षा और सुरक्षा के साथ सोच। अब मैं तो आपने अपने कार्यक्रम के उसमें कहा, तो मैं तो कहता हूं कि आतंकवाद की खान से शाहरुख खान के सुरक्षा की आवाज उठी है, तो ये आतंकवाद की खान से शाहरुख खान की सुरक्षा की आवाज और कैसे उठ रही है? ठीक है, राजीव प्रताप रूडी और उमा भारती, ठीक है, मैं आता हूं। वो आतंकवाद की फैक्ट्री रवि जी, वो आतंकवाद की फैक्ट्री, जिस आतंकवाद की फैक्ट्री के माध्यम से हर दिन सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें कि ज्यादातर मुसलमान है, वो उस बात का इस बात से क्या लेना देना? हमारे फौजियों के सर काट रही है। हिंदुस्तान में की सुरक्षा की मैं आ रहा हूं आपके पास में एक सवाल का और आपका एक आप कह रहे हैं, ठीक है, एक सवाल का और मैं आ रहा हूं आपके पास कि उमा भारती ने कहा कि शाहरुख खान को जवाब देना चाहिए, ठीक है, राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा क्यों देना चाहिए शाहरुख खान को जवाब? क्या साबित करने के लिए देना चाहिए? नहीं, ये साबित अगर वो चुप हो जाते हैं तो क्या हम मान लेंगे कि वो रहमान मलिक या हाफिज सईद की बातों का समर्थन कर रहे हैं? क्यों देना चाहिए जवाब? नहीं साहब, देखिए रवीश भाई, आपने प्रोग्राम तब नहीं किया था जब उसको हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगना ने कहा था कि पाकिस्तान आ जाओ। हम लोगों ने भी कोई इस पे ज्यादा रिएक्शन नहीं किया था। हाफिज सईद के बयान के 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मुख्तार भाई, पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान आता है और उसके बावजूद भी शाहरुख खान चुप रहते हैं। तो अगर वो शाहरुख खान को क्यों जवाब देना चाहिए? तो और खतरनाक मानसिकता है। मुख्तार भाई, क्या कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जिसकी तरफ इशारा शाहरुख खान ने किया है कि हर बात पर उनसे मुसलमान होने के नाते, खान होने के नाते देशभक्ति का सबूत देने के लिए कहा जाता है? उन्हें क्यों कहना चाहिए? बोलते रहे, रहमान मलिक 70 जगह 70 बातें बोलते रहे, आपने मजम्मत कर दी उनकी बातों का, शाहरुख खान को क्यों करना चाहिए? उनकी चुप्पी को क्यों ये हमेशा सहमति समझा जाना चाहिए? क्यों नहीं ये समझा जाना चाहिए कि शाहरुख खान ने चुप रहकर इस बात का विरोध भी किया है? क्यों नहीं, ये दूसरी बात क्यों नहीं समझी जा सकती है? नहीं, चुप रहकर के विरोध नहीं किया, चुप रह के समर्थन भी होता है, पहली बात। दूसरी चीज रवीश जी, पहली बात आप समझिए, शाहरुख खान को अगर इस देश के लोगों ने सराखों पे बैठाला है तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस क्षेत्र के हो। उन्होंने एक बेहतर कलाकार को अपने सराखों पे बैठाला है। उन्होंने इसलिए नहीं बैठाला था कि हाफिज सईद उनके साथ खड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं बैठाला था कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। आज जो सवाल देश में चिंता का विषय है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगना के बाद, उसके बयान के बाद भी चुप रहते हैं। शाहरुख खान पाकिस्तान द्वारा इस तरह की बात कहने के बाद भी चुप रहते हैं, इसलिए देश का मुसलमान, अच्छा छोड़िए आप देश के लोग। अच्छा, एक सेकंड, शाहरुख साहब बोल रहे हैं, शाहरुख खान बोल रहे हैं। मुख्तार भाई, थोड़ा सा आपका ऑडियो डिप कर रहा हूं, सुन लेते हैं इनको, आते हैं आपके पास। Once again, the reason for this primarily is, I think some of the people have not even read it and are reacting to comments of people who in turn have also not read it. So I implore you all first to read it, and there will be a copy attached to the statement. Second, if you read it or have read it, nowhere does the article state or imply directly or indirectly that I feel unsafe, troubled or disturbed in my country, India. It does not even vaguely say that I'm ungrateful for the love that I have received in the career spanning 20 years. On the contrary, the article only says that in spite of bigoted thoughts of some of the people that surround us, I am untouched by the skepticism because of the love I have received by my countrymen and women. I will paraphrase the beginning and the end of the article to clarify and substantiate my stand. Then there is the image I most see. This is what I have written. The one of me in my own country, being acclaimed as a megastar, adored and glorified. My fans mobbing me with love and apparent adulation. The second part. So I am a Khan, but no stereotyped image is factored into my idea of who I am. Instead, the living of my life has enabled me to be deeply touched by the love of millions of Indians. I felt this love for the last 20 years, regardless of the fact that my community is a minority within the population of India. I've been showered with love across national and cultural boundaries. They appreciate what I do for them as an entertainer. That's all. My life has led me to understand and imbibe that love is a pure exchange, untempered by definition
and unfettered by the narrowness of limiting ideas. I continue to write in that article. Sometimes they ask me what religion they belong to. That is, my children ask me. And like a good Hindi movie hero, I roll my eyes up to the sky and declare philosophically, you are an Indian first and your religion is humanity. Or sing them an old Hindi film ditty, to Hindu banega na Musalman banega, insan ki aulad hai insan banega, set to Gangnam Style. This is a joke, so please don't misconstrue the music of the ditty that I've said. Why should not the love we share be the last word? This is what I write in the end. Why should not the love we share be the last word in defining us instead of the last name? It doesn't take a superstar to be able to give love. It just takes a heart, and as far as I know, there isn't a force on this earth that can deprive anyone of theirs. I'm a Khan, and that's what it has meant being one, despite the stereotype image that surrounds me. To be a Khan has been to be loved and loved back. Please, I implore everyone here to read the article and convey through your respective mediums of communications all the good things that it expresses to the youngsters and my fellow Indians. It is a heartfelt and extremely important aspect of my life, an appreciation of love that all of you have bestowed upon me, and also a point of view from my being a father of 2 young children. I would like to tell all those who are offering me unsolicited advice that we in India are extremely safe and happy. We have an amazing democratic, free and secular way of life. In the environs that we live here in my country, India, we have no safety issues regarding life or material. As a matter of fact, it is irksome for me to clarify this non-existent issue. With respect, I would like to say to anyone who is interpreting my views and offering advice regarding them, please read what I have written first. Also, some of the views that I have been made to read are just an extension of soft-targeting celebs and creating an atmosphere of emotional outbursts and divisiveness based on religion in the minds of some. I implore everyone to understand that my article is against exactly this kind of giving in to propaganda and aggressiveness. Let's not be misled by tools which use religion as an anchor for unrest and a policy of divide and rule. I would also like to add here that my profession as an actor makes me liked beyond the borders of my nation and culture. The hugs and love that I'm showered upon by nationalities all around the world make me safe all over the globe, and my safety has genuinely never been a matter of concern to me. And so it should not be a matter of concern to anyone else either. You're all here, educated and patriotic people. We do not have to prove that time and again because of divisive politics of a few. My own family and friends are like a mini India, where all religions, professions, and a few wrongs included, all are treated with tolerance and understanding and regard for each other. I only sell love. Love that I have got from millions of Indians and non-Indians, and stand indebted to my audience in my country and around the world. It is sad that I have to say it to prove it in my own country, which my father fought for during the independence struggle. And that's my piece. And having said all this, I would like to request all of you present here that henceforth ask me questions regarding my next movie, please. The songs that I have recorded, the release date of my film, the heroines I cast in it, the Toifa Awards. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.